टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। लास्ट लेक्चर में हम हैं वो इसी विषय के 14वां पॉइंट यातायात तथा संप्रेषण के साधनों का विकास डिस्कस कर चुके। आज हम इसे कंटिन्यू करते हुए 15वां पॉइंट डिस्कस करेंगे, विदेशी आंदोलन का प्रभाव। विदेशी आंदोलन ने भी भारत में राष्ट्रीय जागरण में सहयोग दिया। इनमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के राजनीतिक आंदोलन तथा स्वतंत्रता संघर्ष उल्लेखनीय हैं। इन स्वतंत्रता आंदोलनों ने भारतीयों में उत्साह का संचार किया और वे पराधीनता से मुक्त होने के लिए एकजुट हो गए। इटली के राष्ट्रीय नेता मेज़ेनी का युवा भारतीयों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मेज़ेनी ने इटली वालों को एकता एवं राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया था। भारतीय भी एकता के इच्छुक थे। इटली की कार्बोनेरी नामक संगठन का अनुकरण करते हुए 1870 के बाद बंगाल में कितने ही क्रांतिकारी गुप्त संगठन कायम किए गए थे। इटली के एक अन्य नेता गेरिबाल्डी के साहसिक कार्यों ने भी भारतीय युवाओं को, स्पेशली क्रांतिकारियों को, अधिक प्रभावित किया था। 1871 में फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना का भी राष्ट्रवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्रों का योगदान। भारतीय प्रेस और समाचार पत्र ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका अदा की। भारतीय समाचार पत्र सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करते थे और भारतीयों के साथ समानता की नीति अपनाने जाने के पक्षधर थे। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो साप्ताहिक था। उसके बाद कलकत्ता गजट और द इंडियन वर्ल्ड आरंभ हुए। क्रांति विप्लव के पूर्व के समाचार पत्रों में राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी 1821 में, फर्दंजी मुर्जमान का बॉम्बे समाचार 1822 तथा अन्य पत्रों में मंगदूत, रास्ते गुफ्तार आदि उल्लेखनीय हैं। 1857 के बाद भारतीय पत्रकारिता का तीव्र गति से विकास हुआ। समाचार पत्रों की संख्या, प्रसार और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। इनमें इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, द केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मद्रास मेल ट्रिब्यूनल आदि समाचार पत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि 1870 ईस्वी तक भारतवर्ष में 644 समाचार पत्र हो गए थे, जिनमें से लगभग 400 से अधिक देशी भाषाओं में थे। फिलियंस के अनुसार 1877 ईस्वी में देशी भाषाओं में बम्बई देश विभाग और उत्तर भारत से 62, बंगाल से 28 और दक्षिण भारत से 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनके नियमित पाठकों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। देशी भाषाओं के समाचार पत्रों में सरकारी नीतियों की आलोचनाएं बड़ी तीव्रता से की जाती थी, अतः इनके प्रति सरकारी दृष्टिकोण कठोर होता गया। इन समाचार पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुराइयों का भंडाफोड़ कर सामान्य जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। लोगों में, विशेषकर शिक्षित भारतीयों में, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर रहे थे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन की अन्यायपूर्ण नीति, प्रजातीय विभेद, आर्थिक शोषण और प्रशासकीय सेवाओं से भारतीयों को दूर रखने की संबंधित विषय पर पर्याप्त आलोचनात्मक सामग्री होती थी। अंग्रेजी शासन का मूल्यांकन करते हुए देशी समाचार पत्र लिखा करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय जनता की नैतिक, आर्थिक और मानसिक पतन की ओर ले जा रहा है, परंतु ब्रिटिश प्रशासक अपनी आलोचना सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। अतः 1878 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया और भारतीयों ने संवैधानिक ढंग से इसका पुरजोर विरोध भी किया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द किया और 1878 ईस्वी के बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में इन समाचार पत्रों का उल्लेखनीय योगदान रहा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय साहित्य। राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यकारों ने नाटक, उपन्यास, लेख, कविताओं आदि के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की थी। श्री अयोध्या सिंह लिखते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ।
जो एक तरफ भारतवासियों को बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन का दर्पण था और दूसरी तरफ उसे आगे बढ़ाने का प्रबल अस्त्र। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नामक अपने नाटक में तत्कालीन भारत की दुर्दशा का सजीव वर्णन करके लाखों भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। भारतेंदु के समकालीन कवि बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं भी देश प्रेम से ओतप्रोत थी। दीनबंधु द्वारा रचित नील दर्पण ने भारतीयों को स्वदेश प्रेम की वाणी सुनाई। बंगाल और मराठी भाषा में उच्च कोटि के राष्ट्रीय साहित्य का सर्जन हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को देश प्रेम और क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। शरद बाबू की रचनाओं ने भी प्राचीन भारत के गौरव को प्रदर्शित किया एवं भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा दी। गुजराती भाषा में नर्मद, मराठी भाषा में चिपळूणकर, तमिल भाषा में भारती ने राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया था। 1870 के बाद उर्दू शायरों, खासकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाओं में भी देशभक्ति की चेतना निहित थी। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों के सशस्त्र विद्रोह। भारतीय किसान ब्रिटिश सरकार तथा उसके समर्थक जमींदारों, साहूकारों, सूदखोरों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का मार्ग इस समय अपनाए हुए थे। उनके संघर्ष ने भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। किसानों के संघर्ष की यदि हम बात करें तो इनमें नील विद्रोह आता है, 1859-61 तक चला। जयंतिया विद्रोह 1860-63, कुकी विद्रोह 1860 से 90, फूलागड़ी का दंगा 1861, कुका विद्रोह 1869-72, पवना का किसान विद्रोह 1872-73, महाराष्ट्र के किसानों का विद्रोह 1875, पूना में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व ने विद्रोह 1879 और रंपा विद्रोह 1879-80। इन विद्रोह ने स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों के हृदय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष पैदा कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 का अन्यायपूर्ण शासन भारत में राष्ट्रीय जागृति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। उनकी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राष्ट्रीय असंतोष की ज्वाला धधक उठी और इस ज्वाला ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल को प्रज्वलित किया। लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इससे भारतीयों के लिए प्रतिद्वंदी परीक्षा में सम्मिलित होना अत्यंत कठिन हो गया। इससे भारतीयों में काफी रोष फैला और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका घोर विरोध करते हुए समूचे देश को संगठित करने का प्रयास किया। इन्हीं के द्वारा शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों को और अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने की मनाही कर दी गई। यूरोपियन जातियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता था। भारत ने इस कार्य को बड़ा अपमानजनक समझा क्योंकि इस अधिनियम द्वारा भारतीय जनता को निहत्था कर दिया गया और आत्मरक्षा में वे अब असमर्थ हो गए। 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जिसका उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना था और लॉर्ड लिटन के इस कार्य ने समस्त देश में विरोध की एक लहर पैदा की और इंग्लैंड की संसद में भी इसकी आलोचना की गई। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही जहां भारत के कई क्षेत्रों में दुर्भिक्ष था, लेकिन ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के प्रति अपनाई गई उदासीन नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा की भाव पैदा हुआ। भारतीय जनता भूख से तड़प रही थी और भारतवर्ष से 80 लाख टन अन्न का निर्यात किया गया। यह भारतीयों के साथ क्रूर मजाक था। जिस समय भारत के विभिन्न क्षेत्र अकाल की चपेट में आए हुए थे, लाखों लोग मौत के मुंह में जा रहे थे, लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया।
भारतीयों के मुंह पर जोरदार तमाचा सिद्ध हुआ। कलकत्ता के एक पत्रकार ने दिल्ली दरबार की आलोचना करते हुए लिखा कि जब रोम में आग लग रही थी तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। वस्तुतः ऐसी स्थिति में दिल्ली दरबार के आयोजन से भारतीयों के असंतोष की कोई सीमा न रही और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी लिखते हैं कि यदि एक स्वेच्छाचारी वायसराय की प्रशंसा के लिए देश के राजा तथा अमीर उमरावों का एकत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो देशवासियों को न्याय संगत ढंग से स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा सकता। लिटन ने जो अफगान नीति अपनाई थी जिसके तहत द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध का भारत की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का भाग था और अफगानिस्तान को अधीनस्थ करने के लिए लड़ा गया था। अपार जनधन की हानि हुई किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। हाँ, भारतीय जनता को इस युद्ध का सारा व्यय भार उठाना पड़ा, जबकि इस युद्ध का भारतीय हितों से कोई लेना देना नहीं था। इससे असंतोष और अधिक तीव्र हो गया। लॉर्ड लिटन ने कपास सीमा शुल्क की भी समाप्ति कर दी, जिससे भारतीय कोष को काफी हानि पहुंची। लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्यों से भारतीयों में यह विचार जागृत हो गया कि उनके हृदय में भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, अतः उनका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। सर विलियम वेडरवन ने सत्य ही कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थिति विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है एल्बर्ट बिल। ब्रिटिश भारत में प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीश किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध फौजदारी अभियोग की सुनवाई नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन के समय तक अनेक भारतीय सेशन जज बन चुके थे, किंतु वे अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। न्याय की दृष्टि से भारतीयों और यूरोपियनों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से लॉर्ड रिपन ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य C.P. इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। इस पर इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियन के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था थी। इस विधेयक से भारत स्थित समस्त यूरोपियन लोगों में खलबली मच गई और अंग्रेजों ने इसे काला कानून घोषित किया। उन्होंने इस विधेयक को अपना जातीय अपमान समझा और इसके विरुद्ध जोरदार संगठित आंदोलन चलाया। इसके लिए उन्होंने एक एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया। आंदोलन चलाने के लिए 1.5 लाख से अधिक रुपए का चंदा एकत्रित कर लिया और भारत स्थित अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज भी इस विरोध में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारे देश में आंदोलन का तूफान उठाया, अपने प्रतिनिधि इंग्लैंड भेजे और रिपन को वापस बुलाने की डिमांड की। कुछ अंग्रेजों ने यह भी प्रचार किया कि गोरी जाति का अपमान करने के लिए भारतीय काले न्यायाधीश उनको कठोर सजा देंगे, जबकि अन्य अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय न्यायाधीश गोरे अभियुक्तों को सजा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि भी भारतीयों ने पहली बार संयुक्त रूप से सरकार के समर्थन में जबरदस्त आंदोलन चलाया, परंतु गोरों के आंदोलन से परास्त होकर लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट विधेयक में संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा। यह निश्चित किया गया कि केवल भारतीय जलाधीश व सेशन जज ही यूरोपियन अपराधियों के फैसले करने के अधिकारी होंगे और यूरोपियन अपराधियों को अपने फैसले के लिए जूरी बिठाने की मांग करने का पूरा अधिकार दिया गया तथा निश्चय किया गया कि जूरी में कम से कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। इल्बर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपीय समुदाय के संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी और भारतीय नेता ये अनुभव करने लगे कि यदि राजनीतिक प्रगति वांछनीय है तो वह केवल एक राष्ट्रीय संस्था द्वारा ही संभव है। उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक वे विदेशी शासन के अंतर्गत हैं तब तक उन्हें ये भेदभाव और अन्याय सहन ही करना पड़ेगा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के शब्दों में, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय आंख मूंद के सुस्त नहीं बैठा रह सकता था। जो इल्बर्ट बिल विवाद महत्व को समझते थे उनके लिए यह देशभक्ति का महान आह्वान था। इल्बर्ट बिल की घटना ने भारतीय शिक्षित वर्ग को संगठित कर राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता
का भान कराया और भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में एल्बर्ट बिल के योगदान की चर्चा करते हुए हेनरी कॉटन ने लिखा कि इस विधेयक के विरोध में किए गए यूरोपियन आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की उतनी तो विधेयक पारित होकर भी नहीं कर सकता था।